Jai Hind and Sai Associates. I welcome you all to last minute revision of chemistry. I know you guys have been waiting for it since a very long time, but I feel this is the exact right time because मैंने तुम्हारी पूरी प्रेपरेशन जो है टेलीग्राम पे कंप्लीट करा दी है. अब आती है बारी लास्ट मिनट रिविजन. कुछ इस तरीके से करेंगे, चाहे आपका इंडिया का एग्जाम हो या सीडीएस का एग्जाम हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे. वट एवर इज रिपीटेड इन एग्जामिनेशन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा. Let me tell you, it took me at least 6-7 days to compile everything for you guys in this one single place because मेरा काम है कि मैं तुम्हारे लिए हार्ड वर्क करूं ताकि यार आखिरी में तुम लोग स्मार्ट वर्क कर सको. चाहे तुम मेरे टेलीग्राम स्टूडेंट हो या फिर तुम मेरे बैच के स्टूडेंट हो या यूट्यूब स्टूडेंट हो, वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड. आई प्रॉमिस यू दैट यू विल कम बैक एंड से थैंक्स टू मी कि मैम ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो थी. इसमें मैंने दो चीज़ों का ध्यान रखा है. द फर्स्ट वन इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस because you know there are certain topics that are very oftenly repeated, that is covered. And the second thing that you will see is NCERT की डब्बा सीरीज is something that I promised you, right? तो डब्बा सीरीज का कुछ सेक्शन जो है वो यहाँ पर आपके लिए एडेड है इस वीडियो में. सो प्लीज ध्यान से सारी चीज़ों को अच्छे से सुनते चलना, ठीक है? Also giving a brief introduction about me in case you don't know me, like who exactly am I. So guys, hi, I'm Vaishali. I've been all India ranked 26 in CDS to 2018. जाके यूपीएससी की मेरिट लिस्ट देख सकते हो, मेरा नाम आपको वहाँ क्लियरली नजर आएगा, ठीक है? सो आई हैव वर्कड वेरी स्मार्ट ड्यूरिंग माई अटेम्प्ट एंड आई रियली वांट टू मेक श्योर दैट माई स्टूडेंट्स डू द सेम. ओके, सो क्या बोलते हो, स्मार्ट वर्क करना शुरू करें? Let's start our chemistry smart work and let's complete our chemistry in limited time and do only what comes in the examination. So starting off with the first question, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें से सही नहीं है. देखो, ये क्वेश्चन है रिगार्डिंग एसिड एंड बेस, तो प्लीज ध्यान से सुनना, यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. सबसे पहली बात, एसिड, नींबू चखा है आप सबने, कैसा होता है टेस्ट वाइज? सावर होता है ना. दूसरी बात, कभी भी आपने शायद लेबोरेटरी में किया होगा कि आपने ब्लू लिटमस लिया और जब आपने उसे डिप किया किसी भी एसिड में तो कैसा हो गया, उसका कलर रेड हो गया, ठीक है? और एसिड को जब भी पानी में डालोगे तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा. ये याद रखना, ये एसिड की क्वालिटीज है. बेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, ये कड़वे होते हैं, ठीक है? दे आर बिटर इन टेस्ट. हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन रिलीज करते हैं और लिटमस जो है क्या करते हैं, अगर कोई भी रेड लिटमस होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू कलर में, याद रखना, ठीक है? उसके बाद ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. आपके लिए क्वेश्चन है कि सारे के सारे एल्कलाई जो होते हैं वो बेसेस होते हैं या फिर सारे के सारे बेस जो होते हैं वो एल्कलाई होते हैं. अब आपको बताना है इसमें से सही क्या है. देखो, जो भी बेस पानी में घुल जाते हैं उसको हम एल्कलाई बोलते हैं, लेकिन जो भी नहीं घुल पाते पानी में तो वो एल्कलाई नहीं होते. तो ऑफ कोर्स जितने भी एल्कलाई होंगे वो बेस तो होंगे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कलाई नहीं होते, ठीक है? सो एल्कलाई क्या है, वो बेसिस जो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में, सोपी टू टच, बिटर एंड कोरोसिव, तो वो होते हैं एल्कलाई. तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? उसके बाद चलो आपसे एक छोटा सा सवाल है. ये आपको बीकर में मैं दो चीज देना चाहती हूँ. यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया एसिड, ठीक है, और इधर मैंने आपको दे दिया पानी. अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप पानी को एसिड में डाल दो या एसिड को पानी में डाल दो. चलो बताओ क्या करोगे, जल्दी कमेंट में डालो आंसर, क्या करोगे? चलो आंसर बताती हूँ तुम्हें. चलो, जिसने भी बोला कि मैम मैं एक काम करूंगा, पानी जो है ना उसको एसिड में डाल दूंगा, अरे भाई रुक जाओ, सारा एसिड तुम्हारे ऊपर स्प्लैश हो जाएगा, जल जाओगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना ये. क्या करोगे आप एक्चुअली, आप धीरे धीरे एसिड को डालोगे पानी में और वो भी स्टर करते हुए, ठीक है, ताकि एकदम से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हो दैट कैन बी कंट्रोल्ड. आ गई बात समझ? इज इट क्लियर? एसिड को डालोगे पानी में, वो भी स्टर करते हुए, ठीक है? तो ये भी बिल्कुल सही हो गया, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज, जब भी कभी एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस, शायद आप लोगों को ये रट चुकी होगी स्टेटमेंट, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है. इज इट राइट? यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? अच्छा, एक दो चीज़ें और बताना चाहूंगी मैं आप लोगों को, दैट इज थोड़े बहुत और रिएक्शंस बता देती हूँ, ठीक है? जब भी कभी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. और आप लोग शायद जानते होंगे हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड से रिलीज होती है, ठीक है? पॉप साउंड अगर कभी पूछे दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन गैस, ठीक है?
उसके बाद अगर मैं कभी मेटल कार्बोनेट की बात करूं, ठीक है, और मैं या फिर आपसे बात करूं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, जब भी कभी इन्हें एसिड के साथ डाला जाता है तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और पानी बनाते हैं। याद रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कभी मेटल ऑक्साइड अगर कोई है, उसमें अगर मैं एसिड ऐड कर दूं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, एग्जैक्टली लाइक बेस प्लस एसिड। ठीक है, याद रहेंगे सारी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली जो टेबल है यार, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, ये जो है प्योर वाटर या ब्लड, दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूट्रल, एब्सोल्युटली न्यूट्रल। जैसे जैसे आप इस साइड 14 की तरफ बढ़ते जाते हैं, दिस इज गेटिंग हाईली बेसिक, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाईली बेसिक, पीएच क्या है यहाँ पे 14 है, वेयर एज गैस्ट्रिक जूसेस की अगर मैं बात करूँ, HCl एंड ऑल, ठीक है, तो ये क्या है, हाईली एसिडिक, 0 इज हाईली एसिडिक। तो इस तरफ H आयंस की, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, और इस तरफ क्या होता है, OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ती चली जाती है। और अगर मैं बात करूँ लेमन जूस, इट इज नॉट हाईली एसिडिक, इट इज समवेयर इन बिटवीन, सेम एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज यू सी। और इनके आपको याद होने चाहिए 1.2, 2.2, 7.4, 10, यू शुड रिमेंबर देम बाय हार्ट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। इसमें क्या हो सकता है कि देखो, इसमें मेजरली जो पूछे गए यही पूछे, लेकिन इसमें एडिशनल क्या है, कॉफी है, ठीक है। तो इसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे, बताती हूँ कैसे। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और आप यहाँ पे ये देखिए ब्लड देख सकते हो, ब्लड तो न्यूट्रल था ना, तो ऑफ कोर्स उसका पीएच कैसे ज्यादा हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे आखिरी में होना चाहिए। तो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे सबसे आखिरी में, एक तो यहाँ है बिल्कुल सही, और एक यहाँ है, तो ये तो आपके हो गए बिल्कुल गलत, है ना दोनों। अब बस इसमें से आपको आंसर निकालना था, अब इसमें क्या दिक्कत हो रही थी, बहुत इजी है यार, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। एलिमिनेशन इज द वे टू डू द क्वेश्चंस, ओके। अब हम लोग मूव करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट चीज है, दैट इज नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि नेटल स्टिंग, ये अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज नेटल, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेथनोइक एसिड। ऐसे ही एंट की स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड होता है। लेमन जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, सार मिल्क वगैरह अगर होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, पहली बात, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज आपसे पूछ ली जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी कि जो हमारी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, इसका पीएच जो जिस रेंज पे काम करती है, व्हाट इज इट, इट इज 7.0 से 7.8। ऐसे ही रेन वाटर का जो है, कभी कभी पीएच पूछ लिया जाता है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज लेस देन 5.6, और इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एज यू ऑल माइट नो कि जब भी कभी जो इनडाइजेशन होती है, तो इसमें क्या होता है, एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या कुछ भी ऐसा, तो इस केस में एंटा एसिड्स जो है वो दी जाती है ना। व्हाट इज एंटा एसिड, एंटा मतलब कोई भी चीज़ काटने वाली, एंटाई एसिड, राइट, दैट इज योर एंटा एसिड। तो उसमें क्या होगा, ऑफकोर्स कोई ना कोई बेस यूज किया जाएगा ना, ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके। एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। तो यहां पर क्या यूज होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। ऑफ कोर्स हम NaOH भी नहीं दे सकते, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी क्वाइट प्रॉब्लमैटिक, हाईली बेसिक है, गेटिंग इट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टूथ डिके। टूथ डिके कब होता है, जब भी कभी पीएच माउथ का 5.5 से कम हो जाए, तो उस टाइम पे टूथ डिके होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो टीथ की एनिमल है, ये किससे बनी होती है, एनिमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है। ये जो है इट इज एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है पूरी की पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बी स्टिंग, ठीक है, बी स्टिंग या फिर जो ये आपके नेटल लीव्स थे जो मैंने आपको बताए, इसमें क्या रिलीज होता है, दोनों के दोनों में मेथनोइक एसिड जो है वही रिलीज होता है, और इसकी वजह से बहुत पेन और इरिटेशन होती है। और इस टाइम पे क्या यूज किया जाता है, दोनों टाइम पे अगर आप यूज कर लें बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा अगर आप यूज कर ले, तो यू विल फील वेरी रिलीव्ड, ओके, ठीक है। तो अगली बार जब भी बी काटे आप लोगों को, तो प्लीज यूज इट। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वीनस जो है, इसका जो पूरा एटमॉस्फेयर है अगर आप देखेंगे, इट इज वेरी थिक वाइट एंड येलो क्लाउड्स। व्हाट एग्जैक्टली इट इज सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पे, ओके। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गांधी जी जो है उन्होंने क्या बनाया था ड्यूरिंग
डांडी मार्च में उन्होंने क्या बनाया था भाई, याद है कि नहीं, नमक बनाया था ना, तो नमक क्या है, NaCl, तो ये भी याद रखना, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज अबाउट एसिड एंड बेसिस जो होते हैं, इनको टेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ यूज किया जाता है, राइट, इंडिकेटर, जैसे कि हम लोग लिटमस पेपर करते हैं, या फिर हम कभी कभी क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज कर लेते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी यूज कर लेते हैं। सो एक बार इन इंडिकेटर्स को समझ लेते हैं। ऑल फैक्ट्री मतलब, ऑल फैक्ट्री इज समथिंग अबाउट स्मेल, सबसे पहली बात है ना। तो कोई भी ऐसा इंडिकेटर जिसको कभी अगर हम या तो एसिड में डालें तो उसकी स्मेल चली जाए, जैसे अगर हम क्लव की बात करें, अगर हम उसे सूंघे और अगर हमने एसिड या बेस में डाला उसकी स्मेल चली गई, तो उससे हमें पता चल जाए कि अरे ये एसिड है या बेस है। तो ये होते हैं तीन, एक तो वनीला, एक अनियन, एक क्लव, ठीक है। अगर आप ये चीज़ नोटिस करोगे, अनियन का अगर आपने शायद कभी खाया हो, सो इट्स यूजुअली एडेड इन विनेगर, राइट, विनेगर में डाला जाता है और खाया जाता है। तो उस टाइम पे जस्ट एक बार सोच के देखना कि अनियन की स्मेल आती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है अनियन की स्मेल आनी। सो थिंक ऑफ इट, ठीक है। ये सारे क्या हो गए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, बस ये पता होने चाहिए कौन से ऑल फैक्ट्री हैं। उसके बाद आते हैं सिंथेटिक, मतलब जो नेचुरली नहीं मिलते हैं एंड आर प्रोड्यूस समवेयर इन द इंडस्ट्री। ओके, सो सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फिनोप्थलीन। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, फिनोप्थलीन कैसे एसिड में रिएक्ट करता है या फिर बेस में। तो फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस रहता है, लेकिन बेस मिलते ही पिंक हो जाता है। आप लोगों ने शायद ये रिएक्शन अपने स्कूल में किया होगा टाइट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। सेम गोज विद मिथाइल ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर का होता है, रेड हो जाता है एसिड में और येलो हो जाता है बेस में, ठीक है। बस ये दो याद रख लेना, बहुत जरूरी है। और एक लिटमस वाले, यूजुअली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि टर्मरिक के आपने कपड़े धोए, ठीक है, तो अगर उसका येलो कलर था ओरिजिनल, अगर आपने उस पर बेस साबुन लगा के उसको आपने धोया तो क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है सोप की प्रेजेंस में। दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। लिटमस की अगर मैं बात करूं, अगेन दिस इज समथिंग दैट इज नॉट सिंथेटिक। ये क्या है, इट इज एक्चुअली अ पर्पल डाई जो कि एक्सट्रैक्ट की जाती है फ्रॉम लाइकन्स। और लाइकन्स क्या है, आई गेस आप सब लोग को याद होगा बायोलॉजी में, इट इज व्हाट, इट इज अ थैलोफाइट, राइट, याद है ना, थैलोफाइटास में आता है। उसके बाद बात करते हैं अब हम वो सारी चीज़ें जो नेचुरली हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें आती है रेड कैबेज लीव्स या फिर टर्मरिक आते हैं, और कुछ कुछ ऐसे पेटल्स हैं फ्लावर्स के। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, पेटूनिया है। आई गेस आपके पेरेंट्स शायद आपके गार्डन में लगाते होंगे, अभी तक आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, जाके देखना, मेरे घर में भी है पेटूनिया, ठीक है, मेरा गार्डनर लगा के जाता है। उसके बाद ये है आपका कौन सा, दिस इज जर्मेनियम, ओके। और फिर आता है हाइड्रेंजिया। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारे बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ऑल, ठीक है, याद रखना। Coming to the next question now, which of the following does not form oxide on reaction with oxygen? यहाँ आपको metals given है, देखो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, ये बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। यू कैन सी दिस वन, राइट। यहाँ पर क्या पूछा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल पूछा है, चाहे यहाँ पे आपको डाइल्यूट HCl दे दे या कुछ भी दे दे, रिएक्टिविटी सीरीज यही होगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से, आपके सोडियम और पोटेशियम, और आपके सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से एक दो चीजें देख लेते हैं। मेटल जब भी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक मेटल ऑक्साइड बनाता है। इन द सेम वे कभी नॉन मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है कैसी होती है नेचर में, इट इज एसिडिक इन नेचर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए ध्यान देना, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी कोई बेस पानी में घुल जाता है, जब भी वो घुल जाता है, नॉट सेइंग रिएक्ट करता है, ध्यान सुनना, पानी में मिक्स हो जाता है, घुल जाता है, उसको हम क्या बोलते थे, एल्कलाई बोलते थे ना। तो एग्जाम्पल क्या है, एल्कलाई के कौन से मेटल ऑक्साइड एल्कलाई होते हैं, एक तो आपका सोडियम ऑक्साइड, याद रखना, और एक आपका पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, दे बोथ आर एल्कलाइज, ठीक है। अब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं यार जो दोनों के दोनों बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक। याद रखना, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, जो दोनों के दोनों बिहेवियर्स शो करे। एग्जाम्पल पता है कि नहीं तुम लोगों को,
एग्जाम्पल है Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, और जब भी कभी ये कोई एम्फोटेरिक मतलब मेटल ऑक्साइड हु आर एम्फोटेरिक, ये जब भी बेस या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, याद रखना। चाहे आप उसमें Al2O3 ले लो, चाहे ZNO ले लो। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यूजुअली होती है, जो मतलब पूछी जाती है, ये जो आप सोडियम और पोटेशियम देख रहे हो ना, ये इतने ज्यादा रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ कि इनको यूजुअली केरोसिन में रखा जाता है ताकि ये बिल्कुल कांटेक्ट में ही ना आए एयर के, और जैसे ही ये कांटेक्ट में आते हैं एयर के, एकदम से बहुत बुरी तरह ये बर्न करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आप अगर मैं बात करूं कॉपर की, ठीक है, कॉपर क्या होता है, कॉपर भी जो है अगर उसको हम हीट करते हैं, वो यार रिएक्ट तो नहीं करता पोटेशियम और सोडियम की तरह, लेकिन वो क्या करता है कि अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है, ब्लैक कलर की लेयर, और ये जो है कॉपर ऑक्साइड की लेयर है। ठीक है, वेर एज अगर मैं तुमसे बात करूं सिल्वर या फिर गोल्ड की, ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, चाहे कितना भी आप हाई टेम्परेचर कर लो, ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं आयरन की बात करूं, आप आयरन को हीट कर लो, वो बर्न नहीं होगा, लेकिन अगर मैं छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स जो है उसको हीट करूंगी तो वो एकदम से बर्न हो जाएंगी। ये बस आपको सारी चीजें याद रखनी है। आई होप आपको याद रहेगी। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही बता दो, कौन सी चीज रिएक्ट नहीं करती ऑक्सीजन के साथ, जो बिल्कुल यार लीस्ट रिएक्टिविटी में होगी? द आंसर विल बी सिल्वर। ठीक है, अब एक दो और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं आपको इसी पेज पे समझा देती हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दे ऑल्सो आस्क पानी के साथ रिएक्टिविटी। ठीक है, तो यहां पे जो ये पोटेशियम और सोडियम आपको नजर आ रहे हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी ये इतना विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि एकदम से एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक की फुल फॉर्म पता है तुम लोगों को? एक्सोथर्मिक क्या होता है, आई मीन टू से मतलब पता है? एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, बाहर बहुत तेजी से हीट निकलना। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है वो इतना ज्यादा वायलेंट हो जाता है कि जो इसमें हाइड्रोजन भी रिलीज हुई थी ना इस रिएक्शन में, वो भी फायर कैच कर लेती है। ठीक है, वेर एज अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, पानी के साथ ऑफ कोर्स इट रिएक्ट्स, लेकिन ये इतना वायलेंट नहीं होता जितना सोडियम और पोटेशियम करते हैं। ठीक है, कैल्शियम में क्या होता है, यूजुअली जैसे पानी है ना, ऊपर यहाँ पे कैल्शियम फ्लोट करने लग जाएगा। वाई सो? बिकॉज यहाँ पे नीचे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाती है जो उसको एकदम से लाइट बना के ऊपर ले जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि हमेशा ये फ्लोट करने लग जाता है जब भी कभी पानी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मैग्नीशियम की अगर मैं तुमसे बात करूं, यार ये तो रिएक्ट ही नहीं करता पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये भी एग्जैक्टली कैल्शियम की तरह फ्लोट करने लग जाता है। और एल्यूमिनियम और आपका जिंक और आयरन, ये जो है दे ऑल्सो डोंट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, लेकिन ये सारे स्टीम के साथ जरूर रिएक्ट करते हैं। कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लेड की यहां पे, ठीक है, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे जो हैं ये पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे, अगर कोई भी मेटल जो है वो अगर नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ कभी भी रिएक्ट करता है, तो इस केस में हाइड्रोजन जो गैस है वो इवॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज HNO3 क्या है, एक बहुत ही तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम और मैंगनीज की, जब भी कभी ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इस टाइम पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है, याद रखना। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बबल्स की अगर हम बात करें वो किस में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ ऐसा है कि मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम में, फिर जिंक में, और फिर Fe में। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये सारे के सारे सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, याद रखना। और कॉपर की अगर मैं बात करूं, इसी केस में कॉपर में कोई भी बबल नहीं देखा जाता। कॉपर जो है डाइल्यूट HCl के साथ क्या करता है, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। चलो अब आगे एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और बता देती हूँ तुम्हें, तो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना ये चीज, बिकॉज बार बार एग्जाम में रिपीट होती है। देखो, एनोडाइजिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनोडाइजिंग क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिसिस, ये एक प्रोसेस है ना, इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें एनोड होगा और कैथोड होगा, ठीक है। और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ रखा है, आप खुद ही सॉल्व करोगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछी जाती है, ध्यान देना। यहाँ एनोड पे क्या किया मैंने, यहाँ पर रख दिया एल्यूमिनियम, बिल्कुल साफ करके बिल्कुल एल्यूमिनियम रख दिया। और यहाँ पर मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे डाला डाइल्यूट H2SO4, ताकि इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म किया जा सके। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, यहाँ पर एनोड पे क्या रिलीज होनी शुरू हुई, ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करा इसने एल्यूमिनियम के साथ, और उसके ऊपर एकदम थिन लेयर बना दी, किस चीज़ की, थिन लेयर बनाई ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाई। और ये जो लेयर है अब इसको किस चीज़ से बचाएगी, फर्दर कोरोजन से बचाएगी, इस रीज़न की वजह से, ताकि कोरोजन ना हो, एनोडाइजिंग किया जाता है, याद रहेगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो ऊपर लेयर डेवलप हुई, ये डाई की जा सकती है इजीली, इस रीज़न की वजह से बहुत ही अट्रैक्टिव फिनिश भी आती है, जो आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर ये लेयर है और उसको डाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एनडीए सीडीएस जो भी ये यूपीएससी के एग्जाम है ना, इसमें तुम्हें सारे क्वेश्चन आने जरूरी नहीं है, ना सारे ऑप्शन आपको पता होने जरूरी है, आपको बस क्या करना है, आपको एलिमिनेशन करना होता है। अब देखो यार, मुझे नहीं पता था कि एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम सबको एनोडाइज किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो कैथोड पे तो नहीं, एनोड पे क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे क्लियरली गिवन है ना, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, नॉट ट्रू पूछा था, हमें तो पता चल गया आंसर क्या है। इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करने हैं, घबराना नहीं है जाके देख के कि यार ये ऑप्शंस मुझे आते नहीं है सारे, समझ आ गई बात। उसके बाद एक्वा रीजिया, भाई बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो हाईली कोरोसिव है, ठीक है, ये हर चीज़ को घोल लेता है, ऐसी चीज़ है ये कि इसमें गोल्ड और प्लैटिनम भी घुल जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब ये सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या है, इस सोल्यूशन में क्या होता है, HCl और HNO3 मिक्स किया जाता है, कि 3 पार्ट HCl की होंगे और HNO3 का 1 पार्ट होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड है दोनों, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और आपका HCl। और ये जो एक्वा रीजिया, अगर मैं सिर्फ HCl में डालने की कोशिश करूँ, गोल्ड बिल्कुल नहीं घुलेगा, HNO3 में डालूँ बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन एक्वा रीजिया ऐसा है जो बिल्कुल कोरोसिव और फ्यूमिंग लिक्विड है, और इसमें दोनों चीज़ें घुल जाती है, चाहे गोल्ड हो या प्लैटिनम। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, याद रखना, ठीक है। और जैसे अभी मैंने आपके साथ कोरोजन डिस्कस किया, कोरोजन के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है कि जो सिल्वर आर्टिकल है वो काफ़ी थोड़े थोड़े टाइम के बाद कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, जब भी कभी उसको एक्सपोज करते हैं हम एयर के साथ। ऐसा क्यों, बिकॉज सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, और सिल्वर सल्फाइड जो है, सिल्वर सल्फाइड जो है इसको फॉर्म करता है। और जो सिल्वर सल्फाइड है ये क्या है, दिस इज एक्चुअली द कोरोजन, ठीक है। जैसे आपने आयरन देखा होगा ना, आयरन पे ये रस्ट लग जाता है, ठीक है, तो वो भी ऑफ कोर्स मॉइस्ट एयर के साथ जो है रिएक्ट करता रहता है। और ब्राउन फ्लेकी, ये आयरन है जो ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट रस्ट, ठीक है। और आयरन का अगर हमें रस्टिंग को स्टॉप करना, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑफ कोर्स इसको पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग करते हैं उसके ऊपर, है ना। आपने सुना होगा ना, आवाज आने शुरू जाती है कभी कभी डोर में, मम्मी पापा क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं ना, आवाज चली जाती है, राइट, दैट इज द ग्रीजिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। इवन क्रोम प्लेटिंग आपने सुना होगा, एनोडाइजिंग अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, वो भी यूज किया जाता है, साथ के साथ अलॉयज बना दिए जाते हैं। ये रहे भाई अलॉयज, अलॉयज डायरेक्टली एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन जो है, इट इज अ मेथड जिसके थ्रू हम स्टील को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रस्टिंग। और ये कैसे किया जाता है, इसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ जिंक जो है वो चढ़ा दी जाती है, ठीक है, स्टील और आयरन के ऊपर, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं, याद रहेगा ना, ओके। ऑल्सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉपर जो है वो भी रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और स्लोली स्लोली अपना जो शाइनी ब्राउन सरफेस है उसको लूज करके क्या बनाने लग जाता है, ग्रीन कलर का कोट डेवलप करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट। याद रखना, कॉपर कार्बोनेट जो है, व्हाट इज इट, इट इज एक्चुअली रस्ट ऑफ कॉपर, ठीक है। एक तो कॉपर कार्बोनेट, इसका कलर याद होना चाहिए। सिल्वर के ऊपर जो है सल्फर, सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ऐसे ही आयरन का ये जो ब्राउन कलर है ये आपको याद होना चाहिए। और गैल्वेनाइजेशन में हम क्या यूज करते हैं, आपको ये याद होना चाहिए, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, समझ आ गई बात।
उसके बाद ये अलॉयज एक बार प्लीज़ देख लेना कि ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का बनता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस किस के मिक्सचर से बनता है, मैग्नीलियम, ये सारे पूछे जाते हैं। साथ साथ इनके यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आर डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जाम, और ये आपको एलएमआर में मिल जाएगा ताकि आप उसको प्रिंट करा के और बार बार रिवाइज कर सको। तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जो मैं एलएमआर भेजूंगी अभी आपको केमिस्ट्री की, उसको रेफर कर लेना यार, बहुत ज़रूरी है। जो पढ़ाए एलएमआर साथ में लेके बैठ के और इस वीडियो को कंप्लीट करना, ठीक है। अब जैसे कि हम मेटल पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज़ पता ही है कि सारे मेटल और की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपसे सारे याद नहीं हो रहे, एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी वाले यार 100% याद होने चाहिए। ये आपका एनसीईआरटी का टेबल है, ठीक है। और एनसीईआरटी की कुछ ऐसी चीज़ें जो लाइंस में प्रेजेंट है, टेबल में नहीं है, जैसे कि मर्करी का सिनाबार, लेड का गलीना, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब जो रिएक्टिविटी सीरीज थी ना, इसी पे बेस्ड है कि इसका एक्सट्रैक्शन ओर में से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो भी मेटल है जिसमें रिएक्टिविटी जिसकी बहुत हाई है, जैसे कि अपने कौन से थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या करते हैं ये लोग, लेते हैं मेटल क्लोराइड, ठीक है। मेटल क्लोराइड लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आपको शायद इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज तो पता ही होगी ना, क्या होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, राइट। तो इसमें जो कैथोड है दैट इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यहां पर आके क्या डिपॉजिट होता जाता है, मेटल। और यहाँ पे जो एनोड है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर जो क्लोरीन है वो रिलीज होती जाती है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये जो अपने मेटल जिनकी मीडियम रिएक्टिविटी होती है, ये हमेशा दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या तो फॉर्म में कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होंगे या फिर सल्फाइड ओर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो एक तो हमारा प्रोसेस होता है रोस्टिंग और एक होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। सबसे पहले एक बार कैल्सिनेशन देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जिंक कार्बोनेट आपका है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कैल्सिलेशन किसका होता है, कार्बोनेट ओर का होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका जिंक कार्बोनेट है और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आपका ZnO बनेगा दैट इज ऑक्साइड ऑफ जिंक, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करना, कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो भी क्या कहते हैं ओर है उसको एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं देंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट किया जाता है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा मॉइस्चर जो है वो निकाल लिया जाता है, तो इसको क्या करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ रोस्टिंग की। रोस्टिंग किसकी होती है, इट इज ऑफ सल्फाइड ओर, राइट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर ZnS है, जिंक सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ZnS जो है, जब भी कभी हम इसको किसकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब ऑफ कोर्स वी नीड एयर हियर, याद रखना यहाँ पे एयर नहीं थी, यहाँ पे एयर, एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में किया जाता है इसको हीट, ठीक है। जब इसको हीट किया तो क्या होगा कि जिंक ऑक्साइड बनेगी और साथ के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है ये रिलीज हुई, ठीक है। देखा तुमने, तो यहाँ पर और किस चीज को हमें ध्यान देना है, सबसे पहली बात यहाँ पे एयर की प्रेजेंस है। हमेशा जब इसको हीट किया जाता है इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ही हीट होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर शुड बी लेस देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक सल्फाइड हमेशा, ठीक है। इसमें कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं की जाती, डिहाइड्रेट जो है नहीं किया जाता। और यहाँ पे हमेशा जो निकलता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, क्या निकलती है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है, मेटेलिक या फिर एसिडिक कंपाउंड रिलीज होते हैं इस केस में, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अब ये जो ऑक्साइड बनी, ZnO बना यहाँ पे इसका क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे और फिर इसको प्योरीफाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके होते हैं कुछ जैसे मेटल ऑफ वेरी लो रिएक्टिविटी, जो अपने ये नीचे वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इनकी यूजुअली और कैसी होती है, दे हैव सल्फाइड, और इनको भी रोस्टिंग करके ही निकाला जाता है, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, याद रखना, थर्मिट रिएक्शन। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस थर्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है ना कि मैं आपको सबसे पहले एक बार रिएक्शन बता देती हूँ क्या है, Fe2O3, ठीक है। इसको जब एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, Al2O3, और यहाँ पे बहुत ही एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को यूजुअली एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, यहाँ पे ये जॉइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स या फिर क्रैक मशीन पार्ट्स आपने सुने होंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज यूज्ड देयर, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम थर्मिट रिएक्शन बोलते हैं, याद रखना। रेलवे ट्रैक्स वगैरह को जोड़ने के लिए या फिर अगर कोई भी चीज़ है, मशीन पार्ट अगर ब्रेक हो रखा है उसको जोड़ने के लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है, ठीक है।
इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा समझा देती हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है ये एक प्रोसेस है, यूजुअली यूज़ किया जाता है जिंक, टिन, निकल, ठीक है, या फिर सिल्वर हो या गोल्ड हो, इन सब मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ क्या करते हैं ना कि जैसे इम्प्योर जो मेटल है, यहाँ पे इम्प्योर मेटल जो है उसको रख देंगे ये लोग एनोड पे। ठीक है, एनोड कौन सा था अपना, पॉजिटिव वाला था। ठीक है, और कैथोड दैट इज नेगेटिव। यहाँ पर क्या होता है कि प्योर मेटल आके डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ऑफ कोर्स इम्प्योर मेटल, जब यहाँ पे प्योर मेटल जाता जाएगा तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी बचेगी, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। ये इम्प्योरिटी को क्या बोला जाता है, एनोड मड। ठीक है, एनोड मड के बारे में पूछ सकते हैं तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, क्लियर हो गई ये सारी बात। Coming to the next question now, that is which of the following is incorrect। अब ये जो question है is regarding salts। ठीक है, तो सॉल्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि कौन सी जो चीज़ है यूज़ होती है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है। जब भी कभी बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है उसकी वजह से ब्रेड जो होती है वो फ्लफी बनती है। वहाँ पे क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इस वजह से फ्लफी होती है। वॉशिंग सोडा जो है एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में क्या यूज़ होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको भी आंसर करूंगी। इस क्वेश्चन का उसके बाद आप आंसर करोगे नीचे कमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 4 का मैम आंसर ये है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एक्वस सोल्यूशन होता है ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, तो जब भी कभी ब्राइन जो होता है उसमें व्हेनेवर यू नो वाटर इज एडेड, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि क्लोरीन गैस रिलीज होती है, और ये जो क्लोरीन गैस रिलीज होती है वो हमेशा एनोड पे रिलीज होती है, दैट इज पॉजिटिव। हाइड्रोजन गैस जो है वो किस पे होती है, कैथोड पे रिलीज होती है। और NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कहाँ बनता है, ये भी कैथोड पे ही बनता है। ठीक है, इस यहाँ पे क्लोरीन रिलीज होती है, इस रीजन की वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। याद रखना हमेशा, यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, एक तो आपका क्लोर एल्कलाई प्रोसेस और दूसरा आपका ब्राइन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये क्लोरीन नजर आ रहा है, ये क्लोरीन यहाँ यूज होता है ताकि इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाया जा सके यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है, ड्राई स्लेट लाइम लेते हैं, उसमें ये क्लोरीन पास कर देते हैं हम लोग, और जब ये क्लोरीन पास की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं, आप लोगों ने शायद एक चीज नोटिस करी होगी, जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चाहे आपका कॉटन की कोई चीज हो या फिर लिनन की कोई चीज हो, उसको ब्लीच करने के लिए, पहली बात। ठीक है, उसके बाद वुड पल्प जो है, वुड पल्प जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में होती है, उसको ब्लीच करने के काम आता है। साथ के साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, याद रखना, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको जर्म फ्री बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। होप यू ऑल नो, फिटकरी डालते थे पहले कभी, है ना, फिटकरी या फिर क्लोरीन डाली जाती थी सो दैट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो जर्म फ्री बन जाए। क्लियर है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज व्हाट, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है आपका, दैट इज NaHCO3। इसमें क्या होता है, जब भी कभी NaCl को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की प्रेजेंस में एक रिएक्शन दिया जाता है तो उस टाइम क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, दैट इज बेकिंग सोडा। आप लोगों को इनके केमिकल नेम्स भी पता होने चाहिए, केमिकल नेम्स काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में ना एक डिफरेंस होता है। अब आप बोलोगे मैम बेकिंग पाउडर एक ही तो चीज है, नहीं नहीं यार, बेकिंग पाउडर जो है वो कैसे बनता है, जब भी कभी बेकिंग सोडा जो है उसके अंदर कोई माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि चलो टार्टरिक एसिड जो है वो ले लिया, ठीक है, तो जब भी कभी ये एसिड लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, दिस इज एडिबल। और इसी प्रोसेस के टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि यार इसने ना स्पॉन्जी बना दी जो हमारी ब्रेड है। ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज कि ये अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन है तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, वी कैन यूज इट एज एन एंटासिड, राइट। और एक और एंटासिड मैंने तुम्हें बताया था, जल्दी नीचे कमेंट करो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है, उसके बाद जो भी सोडा, एसिड, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं उसमें भी इसे यूज किया जाता है, याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, इट इज एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट, याद रखना। ठीक है, अब इसको किस चीज में यूज किया जाता है, इट इज यूटिलाइज्ड इन व्हाट, ग्लास की इंडस्ट्री है या सोप इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद सोडियम कंपाउंड से बनने वाली कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ बोरैक्स, बोरैक्स जो है उसको बनाने के लिए ये आपका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक पर्पजेज आप लोग सब जानते हैं, घर में क्लीन करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हमें पानी में से परमानेंट हार्डनेस जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है, बोलते हैं ना खारा पानी है तो वो क्या होता है, दैट इज हार्डनेस, राइट। तो परमानेंट जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आई होप मैंने आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन थे ना वो सारे मैंने आपके सॉर्ट कर दिया। नाउ यू नो व्हाट इज द आंसर, है ना। फिर आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आई गेस आप लोगों ने शायद घर में भी देखा होगा, आपकी वॉल्स वगैरह पे यूज़ किया जाता है टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल, राइट। साथ के साथ इसको यूज़ किया जाता है टॉयज़ वगैरह बनाने में, या फिर डेकोरेशन की चीज़ें बनाने के लिए, या फिर सरफेस को स्मूथ करना है, उस सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमें इनके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, हमें इनका नाम याद होना चाहिए, और हमें इनका केमिकल नेम भी याद होना चाहिए, नॉट जस्ट देयर नॉर्मल नेम, वी शुड ऑल्सो नो अबाउट देयर केमिकल नेम, ठीक है। तो एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, एक तो आपका है जिप्सम, फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ब्लू विट्रियोल जिसको नीला धोता भी बोलते हैं, दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्सम सॉल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वॉशिंग सोडा बहुत जरूरी है, सारे सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दैट इज कौन सा सॉल्ट जो है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस बला का नाम है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, या पीछे देखते हो 0.2H2O, 2H2O, 5H2O, दीज ऑल आर व्हाट, दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा ले लो, है ना, उसमें क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। होप आपको क्लियर हो गया सॉल्ट से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें करेक्ट पूछा गया, मैं आपको आंसर बता देती हूँ, और ये आंसर क्यों है ये भी बताऊंगी, भी एक्सप्लेन करूंगी आगे, सारे आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये गलत है, बिकॉज रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सही पूछा गया था, तो सही कौन से हैं, 1 2 and 3, तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई भी दो चीजें मिलती हैं और एक प्रोडक्ट बनाती है, इसको एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। आपको शायद वो क्विक लाइम वाला तो पता ही होगा, क्विक लाइम किसे बोलते हैं, CaO को बोलते हैं ना, दिस इज क्विक लाइम। इसमें जब भी मैंने कभी पानी ऐड किया विच इज इन लिक्विड फॉर्म, तो क्या बनता है, CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम क्या था, जल्दी बताओ, नाम क्या था इसका, स्लेक्ड लाइम, है ना। स्लेक्ड लाइम जो होता है, अब इसको क्या करते हैं, दिस इज समथिंग जिसको वॉल के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। आपने इसको वॉल पे लगाया, तो ये जब भी स्लेक्ड लाइम 2-3 दिनों में हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसके साथ मिलता है, तो एक बहुत ही शाइनी सी चीज बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये सेम फॉर्मूला मार्बल का भी है, बट दिस इज नॉट मार्बल हियर, इट इज क्या कहते हैं, वो जो बिल्कुल एकदम शाइनी शाइनी बॉल हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर रिलीज होता है। इज दिस क्लियर टू यू, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। इसके अलावा क्विक लाइम की अगर मैं बात करूं आपसे, क्विक लाइम इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग व्हाट, इन मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ठीक है। ये आपका क्विक लाइम था, ठीक है। अब बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं बर्निंग ऑफ कोल की बात करूं, ठीक है, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरीके से वाटर की फॉर्मेशन जो है दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। नेचुरल गैस की जो बर्निंग है दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और अगर मैं डीकॉम्पोजिशन की बात करूं, दिस इज ऑल्सो लाइक जो वेजिटेबल मैटर या कुछ भी उसको कंपोस्ट में बनाना है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखने की कोशिश करना कि मेजरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, याद रहेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे। अच्छा उससे पहले ना एक चीज बताना चाहती हूँ मैं आपको, मैग्नीशियम रिबन का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को अगर कभी भी बर्न किया जाता है तो ये एकदम वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, याद रखना, वाइट फ्लेम के साथ, MG
प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है। और इस पाउडर को ये जो बनता है बाद में इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रहेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आता है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ एक चीज आप कॉमनली देखोगे कि एनर्जी जो है क्या हो रही है, यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा, ये क्या होगा, एंडो होगा या एक्सो होगा? एंडो मतलब अंदर लेना एनर्जी, राइट। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये जितने भी हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, याद रखना, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, ये वाला। तो आपने कभी कभी क्या कहते हैं देखा होगा इसको, FeSO4 की अगर मैं बात करूं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो जब भी आप इसे हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस है वो रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ये लाइमस्टोन वाला भी देखा होगा, ठीक है, CaCO3। इससे अगर इसको हीट करते तो क्या बनता है, क्विक लाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। अगर कोई भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे आप यहां देख रहे हो ना, हीट यूज होती है, तो इसको क्या बोलते हैं यूजुअली, थर्मल डीकॉम्पोजिशन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन। उसके बाद ये अपना क्या है, दिस इज लेड नाइट्रेट, है ना। लेड नाइट्रेट को जब भी कभी हीट किया जाता है तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, याद रखना, लेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसी होती है, इट्स ब्राउन फ्यूम, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। और इसके बाद यार ये वाला मैं कितना हाईलाइट करूं मुझे भी नहीं पता, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है बिकॉज यहाँ पे जो आप ये AgCl देख रहे हो, ठीक है, दैट इज सिल्वर क्लोराइड है ये, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम ही रिएक्शन होता है, याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम ही रिएक्शन होगा, बस Cl की जगह ब्रोमाइड लगा देना आप, दैट्स इट। और ये जो सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड होते हैं, ये दोनों के दोनों किस चीज में यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कि पक्का यहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो है मेटल, वो रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ज्यादा होना चाहिए ताकि वो इसे डिस्प्लेस कर सके, है ना, इट शुड बी मोर पावरफुल। तो ऑफ कोर्स Fe जो है वो इससे ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए Fe ने इसको रिप्लेस कर दिया अपने सोल्यूशन में से, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर सल्फेट था, है ना, कैसा होता है यूजुअली, कलर कैसा होता है, इसका ब्लू कलर होता है ना। तो क्या किया, जब आयरन आया, आयरन ने इसे डिस्प्लेस कर लिया। तो अब ये जो FeSO4 जो ये सोल्यूशन बना ना, ये थोड़ा सा कैसा हो गया, द कलर काइंड ऑफ फेड अवे ऑफ कॉपर सल्फेट। और जो नेल था ये आयरन का, नेल कैसा होने लग गया, नेल गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्राउनिश कलर, ठीक है, याद रखना, ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसी तरीके से एक डबल डिस्प्लेसमेंट होती है जिसमें एक दूसरे को ये डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे आप यहां पे देखोगे बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम जो है उसने NaCl बना दिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना दिया। अभी जो बेरियम सल्फेट होता है ये कैसा होता है, इट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT, याद रखना। तो ये क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक रिएक्शन के टाइम पे ऑक्सीजन गेन कर लेता है, सिंपल कॉपर था, ऑक्सीजन गेन करी, कॉपर ऑक्साइड बना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑक्सीजन गेन करना। तो ये रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। वेयर एज ये जो कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में क्या हो गया, वापस से कॉपर बन गया और यहाँ पे H2O रिलीज हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन, लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बनी है ये कैसे कलर की होती है, इट इज ब्लैक इन कलर, ठीक है, याद रखना। तो जो भी कॉपर पाउडर था वो कैसा हो जाएगा, जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा इस पे ब्लैक सी कोटिंग आ जाएगी, ठीक है। और इस जगह क्या होगा कि हाइड्रोजन ने क्या किया, इस पे से ये जो लेयर थी बेसिकली इट इज रिवर्सिंग इट, राइट, रिएक्शन उल्टा हो रहा है। तो वापस से अगर आप देखोगे लेयर का जो इसका कॉपर का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, जब भी आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे एक ऐसे कॉपर के ऊपर जिसका कॉपर ऑक्साइड बना हो, जिसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है कॉपर ऑक्साइड की, याद रहेगा।
कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ यार, इसमें बात जो है वो है फिजिकल और केमिकल चेंज की। अब ध्यान देना, जैसे मैंने एक पेपर लिया और पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, लेकिन अभी भी वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो है क्या, वो तो पेपर ही है ना। लेकिन अब मैंने पेपर को जला दिया तो क्या वो पेपर बचा? नहीं यार, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। तो ये क्या है? दिस इज अ केमिकल चेंज। वेयर एज ये क्या होगा? दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, एट द सेम पॉइंट, अगर मैंने बटर को मेल्ट किया पैन में, लेकिन उस मेल्टेड बटर को अगर मैं वापस से फ्रीज करूंगी तो क्या हो जाएगा? वो वापस से एक सॉलिड फॉर्म ऑफ बटर बन जाएगा, राइट? सो ये क्या है? ये है एक फिजिकल चेंज। ठीक है, तो बर्निंग, रस्टिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस होते हैं। यहां पूछा गया है कोई ऐसा फिनोमिनन जहां पे फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों हो रहे हो, तो क्या है? द आंसर फॉर द सेम इज बर्निंग ऑफ कैंडल। वाई? बिकॉज यहां पर क्या है? दिस इज अ केमिकल चेंज, इट इज बर्निंग, राइट? लेकिन सेम जगह पे ये क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है ना? मेल्ट हो रहा है ना वैक्स। तो मेल्ट जब होता है वैक्स तो वो क्या है? दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, क्लियर हो गया फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस? अब तो आंसर मार्क कर सकते हो ना इजीली। नाउ बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार जल्दी से ना जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर है वो देख लेते हैं। गैस, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड क्या होता है? जिसकी डेफिनेट शेप है, रिजिड है। लिक्विड क्या है? एनीथिंग दैट इज वेरी फ्लूइड। आपने देखा होगा, पानी के ग्लास में पानी को डाला, उसकी शेप ले ली, कटोरी में डाला, उसकी शेप ले ली, राइट? लेकिन इसमें वॉल्यूम फिक्स है, ये हमेशा याद रखना। वॉल्यूम जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी, वेयर एज गैस में ऐसा नहीं है। गैस में जो पार्टिकल, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर दूर आपको पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और दो होते हैं, दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द स्टेट जिसके अंदर सुपर एनर्जेटिक या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, आयनाइज्ड गैसेस आप लोगों ने देखी होंगी, राइट? आयनाइज्ड गैसेस। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, और यार ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सो अगर मैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बात करूं, ये कैसे बनाया जाता है? जब एक्सट्रीमली कूल किया जाता है, कूलिंग ऑफ गैस एट एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। डेंसिटी इतनी ज़्यादा, क्या इतनी ज़्यादा कम कि आप मान के चले कि अबाउट 100,000 द नॉर्मल डेंसिटी ऑफ एयर। जब इतने लो टेम्परेचर, लो डेंसिटी में से कूल किया जाता है तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो बनता है। ठीक है, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, अच्छा शायद आपको ये भी पता होगा ना कि जब भी कभी हम पानी को फ्रीज करते हैं तो क्या बन जाता है? आइस बन जाती है, आइस क्यूब बन जाती है, इसको सॉलिड बोलते हैं। वेयर एज अगर आइस क्यूब जो है वो मेल्ट हो जाती है तो लिक्विड बन जाता है। तो ये आपको कन्वर्जन्स पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डेपोजिशन, सब्लिमेशन, ये सब क्या है। ठीक है, अच्छा इवेपोरेशन का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए पर इवेपोरेशन में आपको समझा देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा ना, कपड़े हम जब सुखाते हैं तो क्या करते हैं? हम उसे दूर दूर फैला के सुखाते हैं ना। वाई सो? बिकॉज सरफेस एरिया बढ़े, जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो तब भी इवेपोरेशन जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, और बिकॉज क्यों? काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी ना, उस वजह से, टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी तो पार्टिकल्स यार ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं बाहर एयर में, उसके पास और नहीं है ना मॉइस्चर लेने की जगह, तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा इवेपोरेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। विंड स्पीड जितनी बढ़ेगी उतनी ही इवेपोरेशन जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, सो आपको ये याद होना चाहिए, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये कभी कभी ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं हम लोग गर्मियों में? तो इसका रीज़न सिंपल सा एक है, दैट इज़ कि जब भी इवेपोरेशन होती है ना तो जो सरफेस है, जो भी जैसे अगर हमारी बॉडी है उसके ऊपर, तो क्या होगा? वो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब वेपर में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे वो हीट एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज करके जाता है, और जो हीट एनर्जी है इट इज इक्वलेंट टू व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो कि हमारी बॉडी क्या करती है? इस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को हमारी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करती है, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करती है तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? एकदम कूल डाउन हो जाती है। और जो कॉटन है, जैसे ही ये वेपर बने तो क्या हुआ? स्वेट वगैरह जो है, एनीथिंग दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, या वाटर जो बना, वो सारी की सारी चीज क्या है? कॉटन क्लोथ बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए कॉटन क्लोथ्स डालते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एक और आप लोगों ने शायद चीज देखी होगी कि जब भी कभी ठंडा ठंडा पानी हम बाहर रखते हैं तो क्या होता है? ग्लास के ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर जो बाहर वाली एयर है वो अपनी एनर्जी को क्या करती है? लूज कर लेती है। ठीक है, एनर्जी जैसे उसने लूज करी तो उस रीजन की वजह से क्या हुआ? वो जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नजर आते हैं। ठीक है,
और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चलो वो मैं आपको आगे भी जो क्वेश्चन है उसके साथ समझाऊंगी, ठीक है। सो जो क्वेश्चन है वो ये है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। सो सबसे पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों के दोनों इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़रूरी है, डेफिनेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है कि 1 kg जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सके, और जो प्रेशर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, और ये जब होना चाहिए जब मेल्टिंग पॉइंट, उसी के मेल्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। 1 kg सब्सटेंस याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। अब जब भी कभी पार्टिकल्स देखोगे आप स्टीम में, तो क्या होता है, ये जो वाटर वेपर होते हैं ये होते हैं एट 373 केल्विन, ठीक है। तो इनमें हमेशा क्या देखी जाती है कि इनमें एनर्जी जो है दैट इज मोर देन द वाटर, जो कि सेम टेम्परेचर में है, ये भी 373 केल्विन, ये भी 373 केल्विन, ठीक है। तो तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे भी ये किस वजह से होता है, बिकॉज पार्टिकल जो स्टीम के हैं उसने एब्जॉर्ब क्या कर रखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेयर एज जो नॉर्मल वाटर है एट द सेम टेम्परेचर स्टिल वो इतनी ज्यादा, आपने देखा होगा ना कि हमेशा वेपर से जो जलता है वो 3rd डिग्री बर्न्स में जाता है, राइट। एनी ह्यूमन बॉडी विच हैज बीन अट्रैक्टेड विद वेपर्स, वो पानी, गर्म पानी से ज्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है। दिस इज यूजुअली सेड, इसको ध्यान रखना। उसके बाद जब भी कभी सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, ये आप लोग आइस क्यूब्स में देखेंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ आइस क्यूब और द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म्ड विद द आइस क्यूब, दिस ऑलवेज स्टे सेम, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिल द टाइम आइस कंप्लीटली मेल्ट हो गई। जब आइस मेल्ट कंप्लीटली हो चुकी है फिर ऑफ कोर्स द टेम्परेचर विल स्टार्ट चेंजिंग, ठीक है, क्लियर है। ऑल्सो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का इंडिकेशन है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में कितनी ज़्यादा फोर्स है, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितनी कम फोर्स होगी, जितने पार्टिकल ज़्यादा दूर दूर होंगे उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। और कभी कभी जो क्वेश्चन है ना वो आपके इससे आ जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा स्टोर की जाती है अंडर हाई प्रेशर, वाई सो, बिकॉज जैसे ही आप लोगों ने शायद इसको ड्राई आइस के नाम से भी सुना होगा, राइट। क्योंकि जैसे ही सॉलिड CO2 कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर, या फिर प्रेशर जो है वो कम किया जाता है, तो एकदम से ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट होती है, कभी भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सारी स्टेटमेंट सही थी, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबाउ। अब जैसे कि हमने मैटर पढ़ा, तो मैटर जो होता है ना ये 2 तरीके का होता है, प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। प्योर जैसे अभी मैंने आपको एलिमेंट बताए थे, राइट, कि आयरन है या कॉपर है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एलिमेंट। वेयर एज कंपाउंड जैसे कि H2O था जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, या फिर सॉल्ट 1 Na 1 Cl, तो इसमें क्या है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है। वेयर एज मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, मिक्सचर में क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। जैसे आप मेरे घर आए आज, ठीक है, आपने बोला मैम मुझे नींबू पानी पीना है और मुझे 2 चम्मच शुगर चाहिए, लेकिन मुझे कम शुगर पसंद है तो मैंने 1 चम्मच डाली, पर यार दोनों है तो नींबू पानी ही ना, तो इसमें कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें शुगर मिलाई तो शुगर जो है कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई, तो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन आई। तो शुगर इन वाटर हो या फिर आपका वाटर इन अल्कोहल हो, ये सारे होमोजेनस है, इसमें अलग अलग आपको नजर नहीं आएंगे। वेयर एज अगर कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि पानी में ऑयल डाला तो पानी नीचे सेटल हो गया, ऑयल की लेयर जो है वो ऊपर आ गई, और शुगर में मैंने सॉल्ट डाल दिया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इसके अलावा ना यार ये सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स, ये भी बहुत जरूरी है। एक बार मैं आपके साथ थोड़ा सा सोल्यूशन को डिस्कस करना चाहूंगी, ठीक है। सोल्यूशन जैसे कि शुगर और पानी जो है दैट इज अ सोल्यूशन, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, जैसे लेमनेड या फिर सोडा वाटर, ठीक है। तो इसमें आते हैं जैसे एरेटेड ड्रिंक्स हैं, जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स इसमें आती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, एज सोल्यूट, और वाटर क्या होता है उसके अंदर, वाटर इज देयर एज द लिक्विड, ठीक है। समझ आ गई बात, सॉल्वेंट है बेसिकली। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। ये क्या होता है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो होता है ये होता है आयोडीन प्लस
अल्कोहल, ठीक है। आयोडीन इसमें क्या होता है, इट इज देयर एज सोल्यूट, ये सॉलिड है, और अल्कोहल क्या होता है इसके अंदर, इट इज अ सॉल्वेंट, ठीक है, याद रहेगा, इसको स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही एयर जो है वो भी एक तरीके से क्या है, इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। तो इसमें क्या है, ये होमोजेनस है, तो ऑफकोर्स सोल्यूशन है ये। इसमें दो जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज ऑक्सीजन जो कि 21% है, और नाइट्रोजन दैट इज 78%। ये सारे के सारे सोल्यूशन के एग्जाम्पल है, याद रखना, चाहे टिंचर ऑफ आयोडीन हो, चाहे एयर है, या फिर शुगर इन वाटर है। तो अब इसी के साथ जल्दी से सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स की क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ये एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट, होमोजेनस होगा, जैसे कि पानी में सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दी। वेयर एज एकदम क्लाउडी और हेट्रोजेनस होगा, ये भी क्लाउडी है लेकिन यूनिफॉर्म और होमोजेनस है, जैसे कि मिल्क। और ये क्या है, जैसे सैंड जो है वो पानी में मिक्स्ड है, या व्हीट फ्लावर जो है वो मिक्स्ड है। इसके पार्टिकल साइज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनविजिबल है, एकदम आई से दिखेगा ही नहीं। लेकिन ये जो है कंपैरेटिवली विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप, और यार ये तो इतने बड़े पार्टिकल साइज है कि इजीली विजिबल है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं इसकी फिल्ट्रेशन, तो यार बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये तो ऑफकोर्स फिल्ट्रेशन इसकी पॉसिबल है, और इसकी भी पॉसिबल नहीं है। इसमें सिर्फ हम सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो कर सकते हैं टू सेटल डाउन द पार्टिकल्स। तो ये सेटल डाउन नहीं होते इसके पार्टिकल, इसके हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको अगर हमें करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाई सेंट्रीफ्यूगेशन में करना पड़ेगा, तब जाके इसके पार्टिकल्स अलग होते हैं। टिंडल इफेक्ट, यार आप सबको ये वाला इफेक्ट तो पता ही है ना, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर आप ये देखोगे इसका पाथ एकदम लाइट का इनविजिबल हो जाएगा। ये कहाँ पर होता है, मिल्क में होता है। वेयर एज अगर इसकी मैं बात करूँ, कॉपर सल्फेट का जो है एक सोल्यूशन है, इसमें क्या होता है, इट डज नॉट शो एनी टिंडल इफेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ कोई टिंडल इफेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर टिंडल इफेक्ट आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो लाइट यहाँ पे डिस्पर्स हो जाती है, यहाँ पे एकदम से लाइट पास हो जाती है। इसमें वेरिएबल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल्स है ना कोलॉइड्स के, यार दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप प्लीज याद करके जाना, डायरेक्टली एग्जाम में या तो डिस्पर्सिंग मीडियम पूछ लेंगे, या आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ लेगा, डिस्पर्स्ड फेज पूछ लेंगे। दिस यू शुड नो बाय हार्ट इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो स्पेसिफिकली जैसे शेविंग की क्रीम है, फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड, ये तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट मड, दिस इज वन थिंग दैट देव आस्क्ड ऑलरेडी, और एक मिल्की ग्लास, ठीक है। और स्मोक, यस स्मोक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बाद आते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। अब जैसे कि सब्लिमेशन की मैं आपसे बात करूं, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक सबलाइम वॉलेटाइल कंपोनेंट है, और एक ऐसी नॉन सबलाइम इम्प्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबलाइम जो होते हैं कंपोनेंट, वो कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल ले लेती हूँ, नैप्थलीन है, आयोडीन है, अमोनियम है, एंथ्रेसीन है। यूजुअली दे आर सॉलिड्स, ठीक है। सबलाइम्स, ऑल ऑफ दीज सबलाइम्स आर व्हाट, दे आर सॉलिड, ठीक है। ये होता है सब्लिमेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आप लोगों ने सुना होगा ना, डेयरी के प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रीम निकालनी है हमें मिल्क से, या फिर कभी कभी अगर आप ब्लड या यूरिन टेस्ट कराते हो तो डायग्नोस्टिक लैब्स में भी ये यूज होता है। मशीन में पानी जो है वो निकालने के लिए फ्रॉम द ड्रायर, आप लोगों ने शायद सुना होगा ना, तो पानी जो है वेट क्लोथ से निकालने के लिए। उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिल्कुल ही प्योर सब्सटेंस, प्योर सॉलिड सब्सटेंस निकलता है इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसमें क्या होता है, बहुत धीरे धीरे उसको कूल डाउन करने देते हैं ताकि क्रिस्टल्स बन जाए। जैसे कि सी वाटर जो है उसमें से अगर हमें सॉल्ट निकालना है, या फिर एलम के जो क्रिस्टल्स हैं उसको निकालना है, तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये क्रिस्टलाइजेशन ही कहलाते हैं। उसके बाद क्रोमैटोग्राफी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगैन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर क्या होता है, दो सोल्यूट या तीन सोल्यूट जो भी हैं वो एक ही सॉल्वेंट में मिक्स होने चाहिए, जब जाके वो क्रोमैटोग्राफी के थ्रू सेपरेट किए जा सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा एक लंबा सा पेपर है, उसमें यहाँ पे एक कलर रेड आया, फिर ब्लू आया, तो ये यूजुअली डाइज, नेचुरल कलर्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी यूज की जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, जिसके अंदर हम सेपरेशन करते हैं ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें दो मिक्सेबल लिक्विड होते हैं। मिक्सेबल मतलब जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, वो वाले लिक्विड। जैसे ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं होता ना, दे आर नॉन मिक्सेबल लिक्विड, समझ आई बात। तो लेकिन इसमें क्या होता है, ये मिक्सेबल लिक्विड जो है इनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, अलग अलग। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्टिलेशन।
ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मिसेबल लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होता है वो लेस देन 25 केल्विन होना चाहिए। लेस देन 25 केल्विन टेम्परेचर डिफरेंस हो तभी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दिस इज मैच द फॉलोइंग, और अब हम एटम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले एटम वर्ड जो है ये बोलने वाले कौन थे, ही वाज डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने क्या बोला कि हर एक मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जिसको एटम बोलते हैं, और ये जो एटम है ये इनडिविजिबल है, इनको ना ही क्रिएट किया जाता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन। और एटम जो है हर अलग एलिमेंट के अलग मास के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है। ठीक है, तो जैसे आज की डेट में अगर वुड की बात करें या फिर पेपर की बात करें तो इसमें अलग अलग मास होगा इनके एटम में और अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, और ये जो एटम है हमेशा कंबाइन करते हैं किसी स्मॉल होल नंबर में। ठीक है, इनकी जो रेशो है जैसे H2O वगैरह की अगर मैं बात करूं, सो दे कंबाइन इन अ होल नंबर। फाइन, तो दिस वॉज सेड बाय डाल्टन। इसी तरह फिर और लोग भी आए, जैसे अगर मैं बात करूं थॉमसन। थॉमसन ने क्या बोला कि एक ना पुडिंग जैसे होते हैं, इनका पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। तो जैसे पुडिंग के अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये पूरा पॉजिटिव है, और इस फेयर में ना ये इलेक्ट्रॉन्स एकदम पुडिंग की क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स की तरह है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही सेड। उसके बाद जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि थिन गोल्ड की फॉइल थी और उस पर अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, बम्बार्ड किया। ठीक है, इस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ बोली कि यार नहीं, देयर इज समथिंग वेरी हैवी इन द सेंटर और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसके बाहर जो है यहाँ पर कहीं तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ्स में करते हैं, और ये जो सेंटर है ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा एज कंपेयर टू द एटम, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। ओके, और इसको न्यूक्लियस भी बोला है, जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज पॉजिटिव। फिर आते बोहर। बोहर ने क्या बोला कि जो ये रिवॉल्विंग ऑर्बिट्स है ना इसके आसपास, जो न्यूक्लियस है उसके आसपास, उसमें एनर्जी लेवल्स है जैसे कि K, L, M, N। ठीक है, और वाइल रिवॉल्विंग ये जितनी भी ऑर्बिट्स है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। दिस इज समथिंग दैट बोहर सेड। ठीक है, याद हो गई ये सारी चीजें। अब एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें मैच करना है कि किसने किस चीज की डिस्कवरी की। ओके, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन, और जो गोल्डस्टीन है उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। अगर मैं चैडविक की बात करूं, इन्होंने न्यूट्रॉन, और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। ठीक है, याद रहेगा। अब एक बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज ऑल्सो समथिंग दैट इज आस्क्ड। और हाँ, ये वाले जो है ना, ये सिंबल दैट इज ऑफ डाल्टन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, ये सिंबल्स उन्होंने दिए थे। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं जिनमें क्या सेम होता है, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और चार्ज लेकिन अलग होगा, चार्ज विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो ये होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल Mg2+ एंड Na+। अब आप बोलोगे कैसे मैम, किस तरीके से? चलो मैं तुम्हें ना थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, इस तरीके से एक बार ना पेपर में सॉल्व कर लेना, आपके लिए इजी हो जाएगा। आई गेस आप सबको जो टेबल है वो तो याद होगी ना, निकल, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, मतलब मैंने तो एक तरीके से याद की हुई है, तो आप भी देख लेना। तो अब जैसे सोडियम है उस पर 1+ आया, प्लस का मतलब इसने दे दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो ये कहीं पीछे वाले लेवल पे चला गया। और मैग्नीशियम ने 2 करा, 2 उसने 2+ है ना, तो 2 दे दिए उसने इलेक्ट्रॉन, तो एक लेवल ये और दूसरा लेवल ये, तो इस सेम लेवल पे आ गए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इट्स निकल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेवल। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन की आपसे बात करूं तो आता है Si, फिर P, फिर दैट इज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। तो इस पे होता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब इसने लिया है, अगर लिया है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो आप इस तरीके से अपना एक पूरा टेबल बनाना और सॉल्व करना। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एग्जाम में, एंड ट्राई सॉल्विंग इट लाइक दिस। दे माइट आस्क इसमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। आइसोटोन वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम हो, जैसे कि C14 एंड N15, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, समझ आ गया।
और कभी कभी न्यूक्लियॉन्स भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज अ न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको न्यूक्लियॉन भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद यार एक और चीज, जो बॉम्ब है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका हाइड्रोजन होता है, आप सब लोग जानते हैं ना, और एक होता है आपका एटम बॉम्ब, ठीक है, जो कि हिरोशिमा नागासाकी जापान के साइड में डाला गया था, राइट। तो एटॉमिक बॉम्ब जो होता है, ये कैसा होता है, ये न्यूक्लियर फिजन होता है, याद रखना फ्यूजन और फिजन का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। सो न्यूक्लियर फिजन जो है वो होता है एटॉमिक बॉम्ब में, और हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रेडियो कार्बन, कभी कभी ना एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए किसे यूज किया जाता है, दैट इज C14, ठीक है, याद रखना, स्टार मार्क कर लो। और दे ऑल्सो आस्क कि जैसे अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर प्लांट में व्हाट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर के लिए किस चीज को यूज करते हैं, हैवी वाटर, दैट इज D2O, हैवी वाटर भी पूछा जा सकता है क्या होता है, और साथ साथ ग्रेफाइट, इन दो चीज़ों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, याद रखना, ठीक है। उसके बाद कभी कभी आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी पूछ लेते हैं। देखो आइसोबार क्या होते हैं, ऑल ऑफ दोज एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर जो है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कोबाल्ट और निकल जो है, इनके मास नंबर सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है। इन द सेम वे इफ आई टॉक अबाउट आयरन एंड कॉपर, यहाँ पर क्या है, मास नंबर इज सेम लेकिन एटॉमिक नंबर इनके हैं अलग अलग, ठीक है। आइसोटोप टी है तो याद रखना एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे, वेयर एज जो मास नंबर है वो क्या होगा, अलग होगा, इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है ना आइसोटोप की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यूरेनियम, यूरेनियम जो है इसका जो आइसोटोप है उसको यूज़ किया जाता है एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं आपसे कोबाल्ट की, कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसे कहाँ यूज़ किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एंड आयोडीन, आयोडीन का जो आइसोटोप है इसको गोइटर ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो क्वेश्चन है वो काफी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि अच्छा आप एक बात बताएं कि इसमें से कौन सा जो है दैट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो आपको याद रखना ये जो ट्रीटियम है ना, दिस इज दैट आइसोटोप जो कि रेडियो एक्टिव है व्हेन इट कम्स टू हाइड्रोजन, ठीक है। और इनके भी आपको शायद नाम पता होंगे, व्हाट इज दिस इज प्रोटियम और ये क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ नोटिस करना कि 1 2 3 इसके जो है मास नंबर है, यहाँ पे 1 ही जो है एटॉमिक नंबर, ऐसे ही यूरेनियम में आप नोटिस करेंगे। और क्लोरीन, हाँ क्लोरीन का जो मास नंबर है ना, व्हाट इज इट, एवरेज इनका इसका एटॉमिक मास दैट इज 35.5U, ये याद रखना क्लोरीन का, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। Now coming to the next and the last question, that is which of the following element are diatomic? सबसे पहले एटॉमिसिटी होती क्या है, इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ एटम्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, उसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ओजोन की मैं बात करूं तो इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, 3। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। आर्गन मोनोएटॉमिक होता है, हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन O2 होता है ना, हाइड्रोजन डाईएटॉमिक, नाइट्रोजन डाईएटॉमिक, क्लोरीन डाईएटॉमिक। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में इसी टेबल से पूछा जाता है, इसलिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। देखो यार, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस वीडियो ताकि आप लोगों को मैं एक सिंगल छोटी सी वीडियो में सारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री एज पर टू व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी जरूरी है मैंने आपको सब कवर करा दिया है। और अब आप पूछोगे मैम पीडीएफ LMR मॉड्यूल आपको मिलेगा ऑन टेलीग्राम, तो प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल, लास्ट टाइम भी बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी यहाँ से, आई एम श्योर आपको भी मिलेगी। तो केमिस्ट्री का जो LMR मॉड्यूल है उसको जाके सब कवर कर लेना, बिकॉज उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक दो चीजें मैंने इस वीडियो में छोड़ी है, जैसे कि एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जैसे कि कंबशन या फिर ऑक्सीडेशन, ये सारी चीजें मैंने LMR में कवर की हैं। दूसरी चीज
जितने भी इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जैसे कि इथेनॉल वगैरह हैं, ठीक है, और इनकी जितने भी रिएक्शंस हैं जैसे कि एस्ट्रिफिकेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कहाँ कवर की हैं, ये सारी एलएमआर में कवर्ड हैं। तो ये 2-3 टॉपिक्स वहाँ से देख लेना, उसके अलावा मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। न्यूमेरिकल्स जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, एक तो सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है, एक मोल्स वगैरह वाला जो चैप्टर है, और कुछ एक एटमिसिटी से रिलेटेड चैप्टर होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा आपके बाहर न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। अब ये कुछ आखिरी के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, और प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो और भी अमेजिंग होगी। आई विल मेक श्योर कि मैं तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स इतने अच्छे से रिवाइज करा दूँ कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से देखने को मिले, चाहे आप एनडीए एग्जाम दे रहे हो, चाहे अपना सीडीएस एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब एक ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट करती है एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हाट इज इट्स नेम? इट इज मर्करी, याद रखना, ठीक है। और मर्करी ही नहीं, ये तो मेटल हो गया, ब्रोमीन इज दैट नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। गैलियम एंड सीजियम जो होता है, इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये पाम पे ही मेल्ट हो जाते हैं। आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन लस्चरस होता है, ठीक है, चमकता है। डायमंड जो है एक एलोट्रोप है कार्बन का, और हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई है। ग्रेफाइट अगेन इट इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, और ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज सिर्फ मेटल होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। उसके बाद गैलियम और सीजियम ये जो है ये लिक्विड हो जाते हैं एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबाउ द रूम टेम्परेचर, ठीक है। कभी पूछा जाए कि कलरलेस गैस जिसमें एकदम रॉटन एग स्मेल आती है, जिसकी वजह से आप केमिस्ट्री लैब के आसपास भी नहीं जाते थे, व्हाट इज इट? इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। और मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल पूछ ले जाते हैं तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे क्या है? मेटलॉइड्स। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा यार। मेरा काम है आपको स्मार्ट वर्क कराना, सिर्फ वो कराना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आपको शायद 1 घंटे की लेक्चर लग रहा होगा, मुझे इसको बनाने में 5 दिन लगे हैं टू फाइंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना ताकि तुम्हें साथ के साथ चीज़ें रिवाइज हो जाएं। प्लीज़ आखिरी में कमेंट डालते जाना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। ऑल्सो जो अपकमिंग सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट तुम्हें कौन सा चाहिए वो मेरे को जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ, दैट विच इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट यू वांट टू रिवाइज, एंड तुम्हारा नाम 100% उस लिस्ट में होगा। एज आई ऑलवेज से कीप वर्किंग स्मार्ट एंड योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट।